नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण। बयान ऐसा आता है जो बहुत चर्चा में रहता है। गठबंधन हो, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो, इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, दावे होते हैं, वादे होते हैं, बयानबाजी होती है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला वो नसीहत दे रहे हैं विपक्षी दलों को कि सारे एक हो जाओ वरना जेल में बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी, यानी बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो जाओ। ये कोशिश, ये बयानबाजी, इसके मायने क्या हैं? क्या इस बयान का मतलब यह है कि सब इकट्ठे हो सकते हैं? और अभय चौटाला जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे 24 को लेकर मंशा क्या है, उसे समझेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में इन दिनों गर्मी की बढ़ती तपिश के साथ प्रदेश की राजनीति का पारा भी चढ़ता जा रहा है। मिशन 2024 को साधने की तैयारी जारी है और इन सब के बीच इनेलो नेता अभय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने की बात कर रहे हैं। अगर इस सरकार के खिलाफ तीसरा मोर्चा नहीं बना, अगर बीजेपी के खिलाफ सारी राजनीतिक पार्टी इकट्ठा नहीं हुई, तो आने वाला वक्त जो है वो राजनीतिक दलों के लिए बहुत, तो ये मान के चलो, अगर ये नेता नहीं इकट्ठे होंगे तो ये नेता फिर जेल में बैठ करके राजनीति करेंगे, फिर ये आपके बीच में नहीं आएंगे। अभय चौटाला के इस बयान से तो स्पष्ट नजर आता है कि विपक्ष को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर बीजेपी के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो बीजेपी बदले की राजनीति करेगी। ऐसे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विपक्ष एकजुट होने में कितना सफल हो पाता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चलिए चर्चा करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। रमन मलिक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल से, मनीष खटाना कांग्रेस से और राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत फिर विजेंद्र रेड्डी जी से करनी पड़ेगी मुझे। विजेंद्र जी, मुझे ये बताइए, अभय चौटाला ये कह रहे हैं सब एक नहीं हुए तो जेल में बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी। ये बीजेपी का डर है या डराकर आप सबको एक साथ लाना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है विजेंद्र जी आपको? भाई विजेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, इसको एक बार दिखा लें, तब तक मैं और मेहमानों के पास चलता हूं। मलिक साहब, ये जो बयान आया है अभय चौटाला का कि बीजेपी के खिलाफ लामबंद नहीं हुए तो जेल में बैठकर राजनीति करनी पड़ेगी, इस बयान के मायने क्या हैं? बचपन में आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस प्रकार से खेल खेले जाते थे, एक वो था कि वो गाते थे पोशंपा भाई पोशंपा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो जितने ये भ्रष्टाचारी इकट्ठे हैं ना, चाहे वो शराब घोटाले वाले, चाहे वो मुंबई जाके सट्टा खेलने वाले, चाहे वो सीएलयू बेचने वाले, चाहे वो ग्रीन ब्रिगेड वाले, इन सब की हवा ऐसे 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 हो रही है। तो ये जो कहानी है ना साहब, उसमें ये ट्विस्ट है कि एक तो वो लोग जिन्होंने करे हुए हैं कांड वो भी, और ऐसे लोग भी जिनका धंधा पानी ये था कि उन्होंने जनता को लूट लूट के खाना था। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को दिखाया तो क्रांतिकारी और निकले भ्रष्टाचारी, वो लोग भी हैं। तो ये जो सारा जमात है ना साहब, जमात जो है उस भ्रष्टाचार का जो उम्मा है ना, उसको डर लग रहा है। और अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई अब तो मुश्किल है जीना, आ रहा है पसीना, निकल जाओ वरना मुश्किल हो जाएगा जीना, दो बार हो जाएगा जीना। तो ये जो कहानी है ना, ये इतनी सी है महज। लेकिन फिर भी अगर हम इसको डाइसेक्ट करके देखना शुरू करें, इसको समझना शुरू करें, तो एक ही चीज समझ आती है बार बार भाई मेरे, कि ये डर जो है ना, ये डर बहुत अच्छा है। वो जैसे बोलते हैं ना, दाग अच्छे हैं सर्फ की ऐड आई थी, वैसे एक जगह ये भी बात हुई थी कि डर अच्छा है। ये जो डर आ गया ना, फिर वो कहते हैं डर के आगे जीत है। ऐसे लोगों को चुन के ले आई है कि जो सही को सही और गलत को गलत रखते हैं। मलिक साहब, एक और ऐड आई थी, डर के आगे जीत है। जीत तो वही होती है जहां पे कर्म सीधे हों। जिनके दाल काली कर्म काले भाग काले, उनका मैं क्या करूं?
भाई ये देखो, इतनी सी बात को समझना पड़ेगा गोयल साहब कि आप किसी का बुरा करना नहीं चाहते। आप चाहते हो जो संविधान और न्याय व्यवस्था उसके हिसाब से चलो। अब इनको आदत पड़ी है गुंडाई करने की, इनको आदत पड़ी है कि जी ये हमारे पिताजी का राज है, इसमें ही हम हमारी जो मर्जी आएगी हम वो करेंगे। हम सीएलयू बांट लें, हम शराब बांट लें, हम स्कूल के वो नाम पे कब्जा कर लें, हम इसके नाम पे कब्जा कर लें, हम पुराने स्कूल को नया बना दें, हम पुराने अस्पताल को नया बना के बेच लें। ये जो सारी आइडियाज है ना, ये आइडियाज अब नहीं चलेंगे। आप किसी के घर के आगे जेसीबी चला के उसका खड्डा खोद दो और उसके बाद बोलो जी मैं तो न्यू ही करूंगा, कर ले जो करना है, मैं ना उठाता फोन। ये जो कहानियां है ना, ये इसको कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जनता दुखी हो चुकी है इनके हिसाब। ठीक है सर, मैं समझ गया। मैं आपके पास लौटता हूं। विजेंद्र रेणु जी जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। विजेंद्र जी, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो जेल जाकर राजनीति करनी पड़ेगी। अभय चौटाला ये बयान दे रहे हैं, वो डराकर सबको एक करना चाहते हैं, बीजेपी का डर दिखाकर एक करना चाहते हैं, या फिर वाकई बीजेपी से डर लग रहा है? नहीं, डरने वाले तो अभय सिंह जी है ही नहीं। सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अभय सिंह डरने वाला नहीं है। अगर अभय सिंह इस तरह से डरते तो विधानसभा में विपक्ष की आवाज नहीं उठाते। आज एकमात्र विधायक होते हुए भी जिस प्रकार से विधानसभा में अभय सिंह जी गरजते हैं और जिस मजबूती के साथ अपना मुद्दा उठाते हैं, तो उससे सब जान समझते हैं कि अभय सिंह एक निडर नेता है और एक स्पष्टवादी है, सत्यवादी है। अगर डरते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले डरते हैं, जो विधानसभा का महत्वपूर्ण समय जिसमें जनता के लिए फैसले लेने होते हैं, वहां शेर और शायरी करके वक्त गुजारने का काम करते हैं। डर तो इसको कहते हैं। वरुण जी, आज जहां तक सत्ता की बात है, जो हालात आज इस प्रदेश में और देश में बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, जो भी थोड़ा सा मुंह खोलता है उसको अंदर डालने का काम करते हैं। ईडी सीबीआई सब कुछ का प्रयोग करते हैं। इस वजह से अभय सिंह जी कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना सतर्क हो जाओ। यदि दोबारा से कहीं बाई हुक एंड क्रूक, शाम दाम दंड भेद अपना करके ये सत्ता पर काबिज हो गए तो कहीं ना कहीं और ज्यादा लोगों को परेशान करने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से इनेलो गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए इतनी आतुर क्यों है, और वो उसके लिए मतलब नहीं वरुण जी, बिल्कुल स्पष्ट है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विजन 2024 वेरी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। हम इस सरकार को हरियाणा प्रदेश से चलता करना चाहते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में लोगों का आशीर्वाद और जन समर्थन मिल रहा है, उससे लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को ही लोग पसंद करने लगे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को स्पष्ट बहुमत फिर सबको एक साथ लाने की कवायद बार बार ये बयान क्यों दिए जाते हैं? देखिए, आने वाले खतरे को भाप करके अगर एडवांस में तैयारी लेकर के चले तो आदमी बढ़िया रहता है और उसको एन मौके पर पछताना नहीं पड़ता। इसलिए हमारे नेताओं ने बार बार ये बयान दिया है। मैं मानता हूं कि भाई अगर इंडियन नेशनल रेणु जी, खतरा किस चीज का है भाई? लोकतंत्र है, कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार, वो इतना बड़ा खतरा कैसे हो गया? ये कोई खतरा नहीं। लोकदल का एक छोटा सिपाही भी खतरा नहीं मानता किसी बात का। किस प्रकार से अभी तो आप कह रहे हैं आने वाले खतरे को देखते हुए ये बयान दिया जा रहा है। नहीं, हाँ सुनिए, आप ये बात क्लियर नहीं करने दी ना गुरु साहब आपने मेरे। जी सर, करिए। आने वाले खतरे का मतलब ये है, जैसे 2009 में हालात हो गए थे, प्रदेश की जनता कहीं इलेक्शन में ऐसे ट्रायंगुलर मुकाबला होता है, कहीं डायरेक्ट फाइट हो जाती है, तो 2009 और 2019 वाले यदि हालात बनते हैं तो उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही जा रही है। अदरवाइज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी, अपने दम पर सरकार बनाने का दावा ठोकेंगे। बाकी प्रदेश की जनता ने करना है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा गोयल साहब। और ये जो है ना, किसी के बस की बात नहीं, तो जनता का फैसला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जनता हमारे को आशीर्वाद दे और ताकि हम इस निकम्मी सरकार से आपको छुटकारा दिला सके, जिन्होंने पूरे प्रदेश को लाइनों में लगा दिया। 60 साल के बुजुर्ग लोग जो है ना, हाथों में फाइलें पकड़ करके लाइन में खड़े होते हैं, सुबह 6-6 महीने तक लाइनों में लगे रहते हैं, काम होता ही नहीं। चलिए ठीक है सर। मनीष खटाना, अभय चौटाला कह रहे हैं सारे विपक्षी दल एक हो जाओ वरना भविष्य की राजनीति जेल में करनी पड़ेगी।
सर, अभय चौटाला जी का जो ये बयान है, ये इस बयान को इस तरीके से जो वो कहना चाह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में आई है 2014 से बाद आज तक, आप ये देखिए कि जितना भी कार्यकाल 9 साल के लगभग का कार्यकाल प्रदेश का और सेंटर सरकार का हो चुका है, इस 9 साल के कार्यकाल में इतने देशद्रोह के मुकदमे इन लोगों पे दर्ज कराए जितना 70-75 साल में आज तक दर्ज नहीं हुए। पहली बात। दूसरी बात, जो ईडी और सीबीआई जो छापे मारे करती थी, वो वर्ष 2004 से और 2014 तक देखें 10 साल में तो मात्र 112 छापे थे, और 14 से अगर आज 23 तक देखें तो वो 3000 भी क्रॉस कर चुके हैं, और वो लगभग सभी छापे विपक्षी पार्टियों पर हैं। उसके बाद तीसरी बात देखें, चाहे वो महाराष्ट्र की बात देखें, चाहे आपके आसाम की बात देखें, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो एनसीपी के थे, चाहे वो दूसरे दलों के थे, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, उनके प्रति जो भी एफआईआर थी, जो भी उनके प्रति कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा था, या जो भी उनके प्रति कार्रवाई जो ईडी या सीबीआई कर रही थी, वो उसी टाइम बंद हो गई और वो बीजेपी में गए और बिल्कुल पाक साफ हो गए और उनको बढ़िया पद दिया गया और वो पार्टी अपनी मजबूत की गई। तो और तीसरी जो चौथी जो सबसे बड़ी बात है, चाहे लोकसभा में आदरणीय राहुल जी भी बात कह चुके हैं कि वहां पर माइक को बंद कर दिया जाता है, अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं है। तो विपक्ष को लगातार 2014 के बाद विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और विपक्ष, अगर आप इतने ही सहमत हैं अभय चौटाला की बात से, तो क्या एक साथ आने की कोई कवायद हो सकती है? देखिए, वो तो शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि एक साथ वो हरियाणा की जनता फैसला करेगी, क्योंकि हुड्डा साहब हरियाणा में हरियाणा का फैसला हरियाणा की जनता के ऊपर छोड़ते हैं, और हरियाणा का जनता का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, किसके साथ जाना है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास जी, मैं वापस लौटता हूं। राजेंद्र सोरकी के पास चलते हैं। राजेंद्र सोरकी भाई, आप इस बयान से कितने सहमत हैं कि सबको एक मंच पर आना चाहिए, आगे खतरा है? पार्टी पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने नामी गिरामी नेताओं को चलता करने की अपनी ताकत को सिद्ध किया है। वो चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, सारे उदाहरण आपके साथ हैं। और आम आदमी पार्टी का बड़ा क्लियर विजन है कि भाई उनका जनता के साथ गठबंधन है, इसीलिए उनको इस तरह की जो है ना बातों में कोई वो नहीं है। और जहां तक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बात है या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात है, शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जो ये सुनने को ना मिलता हो कि वह तीसरा मोर्चा बनेगा और जनता को छुटकारा मिलेगा। हरियाणा की जनता ने तो बीजेपी की सरकार को 2019 में ही चलता कर दिया था, और अभी जो इनकी सरकार चल रही है वो एक सौदेबाजी गठबंधन की सरकार चल रही है। और जहां तक अभी मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता मलिक जी जो बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे थे, और देखो कितने वो है इनकी बातों के विपरीत, ये उन्हीं भ्रष्टाचारियों की पार्टी, यानी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काटे हुए लोगों की पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ डरने वाले कितने जुमले जो है ना अभी भी, आपने भी गठबंधन इनके साथ ही किया था 2019 में हरियाणा में। अभी आप देखो तो हरियाणा में गठबंधन किया था, वो 2019 की जो सरकमस्टांसिस थी जो भी थी, ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी ने इन नामी गिरामी नेताओं को चलता करने की अपनी ताकत जनता के सामने। एक छोटा सा सवाल पूछा है आप इधर उधर के हांडों में, आप तो ये बताओ कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट है या नहीं, जिसको कोर्ट ने 4 जगह ये भ्रष्टाचार का फैसला सुना। मलिक जी आप एक बात बताइए, आप जब बोल रहे थे कोई बीच में बोल रहा था, आप अपनी आदत सुधारिए एक बार, उसके बाद आपके सवाल का जवाब सुधारना वो मैं देख लूंगा। बात पूरी होने दीजिए, आप तो जवाब दो। लालू प्रसाद इसको 5 जगह 4 जगह ये कोर्ट का निर्णय आ चुका कि वो भ्रष्ट है, आप उसको भ्रष्ट मानते या नहीं?
देखो, जो भ्रष्ट है वो सारी दुनिया उसको भ्रष्ट मानती है, और जो जबरदस्ती भ्रष्ट बनाए जाते हैं, जबरदस्ती आरोप लगा के भ्रष्ट बनाए जाते हैं, वो पास साफ होके निकलते हैं। हाँ या ना? जो दूसरी पार्टियों से भ्रष्टाचारी, अभी आप एक बात बताइए, जो आपकी पार्टी में जो भ्रष्टाचारी जो आरोप करने आए बैठे होते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनको ये बोलते हैं क्या दिक्कत है, जिसको देश के न्यायालयों में बोल दिया कि वो भ्रष्ट है, इनके नेशनल प्रवक्ता या प्रदेश के प्रवक्ता कोई भी लालू प्रसाद को भ्रष्ट बोलने की हिम्मत नहीं रखता। ऐसा कौन सा गठबंधन है, ऐसा कौन सा दल है? नहीं, जो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट रहेगा। आप एक बात बताओ, आपको मालूम है न्यायालय ने बोल दिया, आप भैंस को जो है ना भटकाओ मत। आप अपने, जब आपके जुमले अगर बोलते हो तो सब आराम से सुने, और जब आपकी सुनने की बारी आती है तो आप दूसरों को जो है डिस्टर्ब करते हो आप। चलिए राजेंद्र भाई, आपकी बात कंप्लीट हुई, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, जेजेपी के नेता भ्रष्ट है कि नहीं है? आप ये हाँ ना में बताइए। आप नहीं है भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप है, कोर्ट ने सिद्ध करा, बता दीजिए। जो सजा किए हुए नेता है, सजा किए हुए के साथ आपका गठबंधन है। कौन सा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने मना करा हुआ है सरकार का हिस्सा, ये बता दीजिए। अच्छा रुकिए, चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, मुझे इनका सुपड़ा साफ होगा। ठीक है, रमन मलिक, देखिए ये अभय चौटाला का जो बयान है उस पर मनीष खटाना, विजेंद्र रेड्डू, राजेंद्र सोरकी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसे आप अंदर कर देते हैं, विपक्ष को कमजोर करने के लिए आप कार्रवाई करवाते हैं, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं कि भैया सब अंदर से राजनीति करेंगे अगर एक साथ नहीं आए तो। गोयल जी, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि अगर अंदर कुछ गलत होगा नहीं तो ईडी सीबीआई किसको, मेरे को किस बात का परवाह होगी? मैंने तो कुछ करा नहीं कभी, तो मेरे को ईडी सीबीआई से तो डर लगेगा नहीं। जो मर्जी आके खंगाल ले मेरे पास, मेरे को तो नहीं डर लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा, मनीष खटाना को भी नहीं लगेगा, उसको क्या जा रहा है मैं तो जानता हूँ, विजेंद्र जी को नहीं लगेगा। ये ऐसे कौन लोग हैं जिनको ईडी सीबीआई का इतना डर लगता है? क्योंकि जिसके घर साफ हो उसको ये नहीं होता, जैसे बच्चा होता है उसने होमवर्क नहीं करा होता तो डर लगता है अंदर चेकिंग होगी तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये इनका वो हाल होगा। तो मेरे को ये बताइए, आप मनीष है, मैं जानता हूँ मनीष को, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं करा, बेचारे ने, छोटा भाई है हमारा, वो उसको कोई बोलेगा तेरे को सीबीआई भेजूंगा, बोलेगा एक की बजाय 2 भेज, बोलेगा ईडी भेजूंगा, बोलेगा एक की बजाय 5 भेज, क्योंकि गलत काम करा नहीं है। लेकिन जब जिसने गलत काम करा हो ना साहब, उसकी हवा ऐसे ऐसे ऐसे, वो फिर ना लोगों को साथ लेता है कि जी आओ आओ मेरे साथ आओ, 5 आओ नहीं 50 आओ। जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करा हो, अच्छा काम करा हो तो उसके लिए मार्क्स निकाल रहे हो, ऐसे बनाते हैं, इधर से भी बटोरेंगे उधर। वो असरानी साहब का एक सीन था बड़ा प्यारा, 16 में, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ, ये वही कहानी है। नहीं वो विषय हो गया। मलिक साहब रुके विजेंद्र जी के पास, रुके राजेंद्र भाई एक करके आऊंगा। विजेंद्र रेड्डू जी, मुझे ये बताइए कि भाई इस बयान को लेकर के, क्योंकि जो तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, बड़े आपने प्रयास किए, तीसरा मोर्चा अस्तित्व में है नहीं, दिखता है नहीं, तो क्या उसको लेकर एक बार फिर से कोशिश? हरियाणा में तो दूर दूर तक तीसरे मोर्चे का नाम नहीं है। हाँ देखिए गोयल साहब, जिस प्रकार से जब 1975 में हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई गई थी और 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, उसने कांग्रेस को चलता करने का काम किया था और जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई थी, वही हालात आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और प्रदेश में बनाए हुए हैं। छोटा सा अगर किसी की तरफ पत्थर फेंक दो तो भी देशद्रोह का कानून लागू होता है। आपको याद होगा किसान आंदोलन के टाइम में रणबीर गंगवा जी की गाड़ी को किसी ने मार दिया शरारती तत्वों ने, तो उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा। अगर कोई फ्लैग मार्च करे उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा। कोई मंत्री के खिलाफ नारा लगा दे तो देशद्रोह का मामला। तो इस प्रकार से ये हालात इतने जबरदस्त बना रखे। मोदी हटाओ देश बचाओ इमरजेंसी दिखाई दे रही है, कौन सी बात है? आज एक खुली इमरजेंसी जो है ऐसी जो ना इंटरनल इमरजेंसी लगाई हुई है कि जो भी आवाज खोलता है उसको अंदर डाल दो। तो ऐसे हालात में अभय सिंह जी ने सभी विपक्ष को आगाह करने का काम किया है।
हम किसी के लिए दरवाजे और गेट स्वागत द्वार नहीं लगा रहे कि भाई आइए। हम सभी को आगाह कर रहे हैं अभय सिंह जी चौटाला कि आप जागरूक हो जाइए और कहीं ना कहीं प्रदेश देश लेवल पर अगर आपने, क्योंकि प्रदेश से तो ये गई, प्रदेश में तो कुछ भी कर ले, प्रदेश में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 से लाख नहीं आएगी, मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं। हाँ, देश में एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, क्योंकि इतना पक्का काम मत करिए एफिडेविट वाला, अभी चुनाव में समय है। नेशनल लेवल पर विपक्ष बटा हुआ है, उसको इकट्ठा करने की नहीं, आप हरियाणा का फिगर दे दीजिए, नेशनल लेवल छोड़ दीजिए। हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस है ही का, आज आप फिगर बोलो मलिक साहब। हरियाणा प्रदेश में तो आप गए, ये तो आप लिख लो। आप तो है ही नहीं हरियाणा प्रदेश में, आपने लोगों को परेशान किया है। आप तो है ही नहीं हरियाणा प्रदेश में। आप ये हमारे को कितनी सीटें बता रहे हो? अपनी हरियाणवी में एक भाषा कहते हैं। विजेंद्र जी वो पूछ रहे हैं बीजेपी कितनी सीटें आएंगी। आप पहले नंबर बताता हूं। आपने तो एक भी वर्ग को नहीं छोड़ा, एक भी वर्ग को नहीं छोड़ा, हर वर्ग को। और दूसरी बात खोल आप ये बताओ, दूसरी बात कितनी सीटें बोल रहे हो मलिक साहब? हम 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। 90 की 90 सीटों कि हमारे को कितनी सीटें बता रहे हो आप? आपको 10 से नीचे आप नहीं छुपाएंगे तो आप राजनीति छोड़ दोगे। सुनो, आपकी 2009 में कितनी सीट आई थी? आपने राजनीति छोड़ी। आपने पहले इसका जवाब दो, फिर मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। आपने राजनीति छोड़ी, हम राजनीति नहीं छोड़ेंगे। रेडू साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी ये जो 10 से नीचे की सीटें बोलने का है, अगर इससे ज्यादा आई तो आप मलिक साहब चलिए छोड़िए, भविष्यवाणी छोड़िए, रुक जाइए भाई, चलिए रुकिए, भविष्यवाणी छोड़ दीजिए। बिना भाजपा के बनी नहीं है प्रवक्ता है, गैर कांग्रेसी सरकार बिना भाजपा के बनी नहीं है। चलिए ठीक है, हमारी आवाज ना दे। और सुनो 1 सेकंड, 5 सेकंड, ये मलिक साहब आज का दैनिक ट्रिब्यून पेपर है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने हरियाणा हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि चौटाला साहब ने किसी प्रकार का कोई करप्शन नहीं कियागा। दिस एफिडेविट इज गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट भाजपा हरियाणा इन हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के चौटाला साहब ने कोई किसी प्रकार का करप्शन नहीं किया। आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये उठा लिया। तो फिर ये अभय सिंह झूठ बोल रहा है, अभय सिंह झूठ बोल रहा है, अभय सिंह झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर ये एफिडेविट आप क्लेम करते हो भाजपा सरकार ने दिया तो फिर तो बात क्लियर है कि अभय सिंह जी के खिलाफ या उनके पिताजी के खिलाफ हमने तो कोई देश रखा नहीं। तो फिर ये बोलना ईडी सीबीआई इस्तेमाल करते हैं, ये क्या सच हुआ? इसका मतलब ये कि अभय सिंह झूठ बोल रहे थे और अब ये आपने अभय सिंह जी को फंसा दिया। ठीक है भाई, मनीष खटाना मुझे एक बात बताइए, नहीं रुकिए सर रुकिए, मनीष खटाना मुझे एक बात बताइए, अभय सिंह चौटाला आगाह कर रहे हैं, जगा रहे हैं, आप लोग जाग क्यों नहीं रहे? देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है और जिस तरीके से अभय सिंह जी ने अपनी बात कही है वो कहीं ना कहीं इस बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरीके की राजनीति आज देश में और प्रदेश में हो रही है वो वास्तव में गलत है। जो मेरे भाई मलिक साहब अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो ये भूल गए व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला ये भूल गए। BS येदियुरप्पा ये उसके भ्रष्टाचार भूल गए। हाल ही में सत्यपाल मलिक जी ने जो इनके गवर्नर साहब थे उनको भी मैंने एक्सपोज करा, अभी मेरे टाइमलाइन पे जाके वीडियो देखो भाई, उनको हटा दिया गया। तो भ्रष्टाचार में जितनी बड़ी आज लिप्त ये भारतीय जनता पार्टी है उतना तो जीवन में 73 साल में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में। मनीष भाई, पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, बड़े नेता है जितने यशवंत सिन्हा, आज जितनी कुलकर्णी पार्टी जितनी अरुण शौरी रहे, भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी, इससे आज इतना भ्रष्टाचार तो 70 साल में नहीं हुआ। जहां पर पूर्व गवर्नर साहब ने पुलवामा के ऊपर उंगली उठाई, क्या इन्होंने कोई रिएक्शन करा? उन्होंने कहा मुझे 300 करोड़ दी गई, क्या उस पर कोई रिएक्शन किया गया? तो हरियाणा की बात मैंने वीडियो में दिया उनके राज में हुए। मलिक साहब, आप कोई जांच एजेंसी है क्या बात करते हो? उजागर करा
नहीं तो आप वो जाकर मनीष भाई, मैं एक चीज पूछता हूँ, गवर्नर स्टेट हेड होता है, उसके पास सारी इंटेलिजेंस आती है, सब कुछ आता है, तो सत्यपाल मलिक सो रहे थे क्या? बाहर निकलना बनता है तो पोस्टर बॉय बना के घूम रहे हो सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक से मेरा सीधा सवाल है आपसे जनता टीवी के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब स्टेट हेड थे तो आप सो रहे थे क्या? केवल डिस्क्रिशनरी फंड होता है, आप चाहे तो 5 या 50 हवाई जहाज ले लें, कोई आपको रोकने वाला नहीं, और सीएमओ को नहीं, वो मिनिस्ट्री को करता है रिपोर्ट गवर्नर। तो ये जो अजूल फजूल की बात है ना, इसको छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, आपको झुंझुनना नया मिला था, आप बजाते हुए घूमते हैं। ठीक है। अच्छा रुकिए मनीष भाई, रुकिए मनीष भाई, रुकिए, मैं आता हूँ आपके पास। मेरे को एक बात बताइए यहाँ पर। हाँ बोलिए राजेंद्र भाई, जल्दी से बोलिए। देखो वरुण भाई, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे मेरे पास एक नहीं 2 ईडी भेज दो, मुझे क्या है काय का डर। देखो मैं इनको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा डर होता है सत्ता खोने का, सबसे बड़ा डर होता है सत्ता जाने का। और आज जो देश के अंदर हालात हैं, आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आज देश में प्रदेश में एक विकल्प के रूप में है। और एक चीज आप देखिए, जब कंस को ये मालूम चला कि कृष्ण भगवान उनका काल है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे अपने सगे संबंधी, उनके निजी कंस कृष्ण पे मत जाइए सर, बहुत पीछे चले गए। जेल में डालने का काम किया। यही काम आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को, इनके नेताओं को मालूम है कि हरियाणा का लाल केजरीवाल ही इनकी सत्ता का काल है, इसीलिए जो है ये इस तरह की हरकतों के पानी तो ले आओ भाई, हरियाणा का लाल अगर केजरीवाल है तो उसको बोलो पानी तो ले आओ पंजाब से। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश मोदी जी को दे रखा है, वीडियो सुनाऊं क्या? अरे पंजाब सरकार की उनके रिमोट कंट्रोल में है ना, तो ले आओ पानी। और जिस हरियाणा का लाल केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा, 30 दिन में भविष्य की राजनीति होगी। रुक जाइए, 30 दिन के अंदर समाधान होगा। ठीक है राजेंद्र भाई, 30 दिन के अंदर रुक जाइए। विजेंद्र रेड्डी जी, कर क्यों नहीं दिया समाधान? ठीक है सर, रुकिए। विजेंद्र रेड्डी जी, एक और आप कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई नहीं करती है, फ्रेंडली मैच चल रहा है। दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हैं कि जी डर है, सब अंदर हो जाएंगे, तो फिर कोई एक स्टैंड रखिए ना। नहीं तो साथ में ये भी बोलो ना, उनसे पूछो, ये जो एफिडेविट बता रहे थे, अगर हमने फंसाना ही होता तो ऐसा एफिडेविट दे देते। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई तुम साथ हो जाओ, एक हो जाओ। ये तो कार्रवाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन मुकदमे चल रहे हैं। और अभी एक ताजी एसआईटी बना दी। आज तक तो एसआईटी नहीं बैठाई थी, आज नई एसआईटी लगाने का क्या जरूरत पड़ गई? इतने दिनों से पेंडिंग था, 2 महीने पहले एक नई एसआईटी लगा दी कि वो पीछे की रिपोर्ट नहीं आई, दोबारा से वो बिठा दी। क्या कारण है इसका पीछे बिठाने का? और गोयल साहब, आजकल जिस भी चैनल पर हम डिबेट में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भाई हैं, हमारे साथी, बड़े बौखलाए हुए होते हैं। वो बड़े बौखलाहट है इनको, हर बात के ऊपर बीच में बोलना, बौखलाहट में बोलना, डरे हुए बोलना, सभी को रोकने का प्रयास करना। इनकी अपनी रमन मलिक बहुत सीनियर है, लेकिन आज इनको पता नहीं क्या होगा, किसी को नहीं बोलने देते, सबके बीच में छलांग लगाते। ये इनकी बौखलाहट है। इनको पता है कि 2024 में इनका सुपड़ा साफ होना है, इसलिए ये बार बार करें। अब ये एसवाईएल पानी की बात जो है, मलिक साहब वो फिर बोल पड़े। देखो फिर बोल पड़े, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट। अरे मैं तो बोल रहा हूं भाई, सबसे बड़ी भगवादारी। मलिक साहब आप एसवाईएल का पर्सन आप वाले से पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं जवाब देते इसका? आपने 2014 के घोषणा पत्र में लिखा था एसवाईएल को लाने गए थे, मतलब भगीरथ बनने गए थे, पीडब्ल्यूडी वाले बन के आ गए थे, रोड पर के आ गए थे, हम तो भगीरथ बनने गए थे। यही हमेशा पहला था, ये भगीरथ बनने गए थे और भगीरथ की जगह पीडब्ल्यूडी वाले बन के आ गए थे। तो आप ये चाहते हो कि मेरी बात जनता ना सुने, आप ये चाहते हो कि मेरा ऑब्जेक्शन जनता ना सुने, इसलिए आप बीच में। नहीं बिल्कुल सुने, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपको तो मैं बिल्कुल सुनता रहता हूँ। एक मिनट, आप प्यार से सुनो जल्दी सर, समय कम है मेरे पास। 2016 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में आ गया था कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। आपकी हर जगह सरकार थी, क्यों नहीं पानी लेकर के आए आप? किसने रोका था? केंद्र में सरकार आपकी, हरियाणा में सरकार आपकी, पंजाब में सरकार आपकी, क्यों नहीं लेकर के आए पानी? आप दोष नहीं दे सकते, आप सबसे बड़े दोषी हो एसवाईएल के लिए।
हरियाणा को सूखे में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दोषी है, और दूसरी दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है, जो 2005 से लेकर के 2014 तक हर जगह सरकार इनकी थी, लेकिन इन्होंने ड्रामेबाजी की। चलिए सर, समय कम है, मलिक साहब एक छोटा सा रिवर्ट जल्दी से कर दीजिए जी, जल्दी से। नहीं, ऐसा है, आपको दोषी बनाना, जो बनाना आप बनाते रहो, आपके वोट से तो हमारे को कुछ होगा नहीं, हमारे हरियाणा की। और मैं फिर से आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि इस बारी फिर तीसरी बारी हरियाणा का लाल मनोहर लाल मुख्यमंत्री फिर बनेंगे और वही संभालेंगे इस प्रदेश को, वही आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, इतनी जरूर बोलते जाता हूँ कि हरियाणा का लाल बोल रहे हो ना केजरीवाल को, उसको बोलो पानी ला दे, 1 महीने में ला दे यार, छोड़ो 3 दिन। मलिक भाई, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाहे अरे तो प्रधानमंत्री ने छोड़ो भाई, आज पानी आ सकता है। अरे प्रधानमंत्री को तो आपने पहुंचा दिया। सुप्रीम सुनो, कोर्ट ने डायरेक्शन केंद्र सरकार को दे आपने रखी है। कहानी सुनाई थी आप चौथी पास राजा की, मैं आपको आज कहानी का समय नहीं है मेरे पास मलिक साहब, सुनाई थी ना, कहानी का समय नहीं है। चन्नी साहब राजा की कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। नहीं, समय नहीं है, समय नहीं है कहानी का, फिर कभी सुनाइएगा। चन्नी साहब राजा ना, नहीं, कहानी का समय नहीं है। वो चन्नी साहब राजा को भय सिंह चौटाला का जो भय है वो कितना जनता विपक्ष समझ रहा है, जितना वो आगाह कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है देखना होगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।